हेलो बच्चों, आज हमारा अध्ययन का जो विषय है वो है औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब की राजपूत नीति पर अध्ययन करने से पहले हमारे समक्ष एक मुख्य प्रश्न उपस्थित होता है कि अकबर ने राजपूतों के सहयोग से ही मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर ऐसे क्या कारण उपस्थित हो गए कि औरंगजेब के समय राजपूतों से संबंध खराब हुए। इसका मुख्य कारण था कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो राजपूतों के विरुद्ध थी। वो हिंदुओं के प्रति कठोर व्यवहार अपनाना चाहता था और इसके लिए राजपूत उसके सामने मुख्य समस्या के तौर पर उपस्थित थे। तो अकबर और जहां अकबर ने राजपूतों के सहयोग से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्हें राजपूतों को मुगल साम्राज्य का उसने प्रबल स्तंभ बनाया था। और जहांगीर ने और शाहजहां ने भी राजपूतों के महत्व को समझा था, लेकिन औरंगजेब ने इस नीति में परिवर्तन किया और उसके समय में राजपूत जो राज्य थे उसमें मेवाड़ और मारवाड़ मुख्य राज्य थे। और मारवाड़ जहां का जो शासक था वो जसवंत सिंह था और जसवंत सिंह की गणना उत्तरी भारत के एक प्रमुख राज्य में की जाती थी। यही जसवंत सिंह औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में लड़ा था और जिसने खजुआ में उसके डेरों को लूटा था। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद तो मुगल दरबार में यही एकमात्र प्रभावशाली हिंदू शासक रह गया था। जैसा कि मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति को क्रियान्वित करने में और हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाने में जसवंत सिंह को अपने मार्ग की बाधा महसूस कर रहा था। इसके अलावा मारवाड़ का अपना सामरिक महत्व भी था, क्योंकि यहाँ से होकर आगरा से अहमदाबाद और इसके अलावा जो प्रसिद्ध बंदरगाह था कैम्बे, उसके लिए सीधा रास्ता जाता था। इसलिए बादशाह औरंगजेब मारवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था और इसके लिए जब 10 दिसंबर 1678 को अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर औरंगजेब को जसवंत सिंह की मृत्यु के समाचार प्राप्त हुआ तो उसको बहुत ही प्रसन्नता हुई और उसने तुरंत ही मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने के आदेश निकाल दिए। औरंगजेब स्वयं इसके लिए अजमेर आया और मारवाड़ पर उसने अधिकार करके वहां मुस्लिम अधिकारी नियुक्त किया और वह स्वयं दिल्ली लौट गया और उसी दिन वहां पर उसने जजिया लगाने की भी घोषणा कर दी। इसी बीच महाराजा जसवंत सिंह का जो परिवार था जब जमरूद से दिल्ली आ रहा था तो लाहौर में उसकी जो 2 रानियां थी उनसे उसको 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें से एक पुत्र की मृत्यु जन्म के समय ही हो गई और दूसरा उसका जो पुत्र था अजीत सिंह वो जीवित रहा। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की रानियों और उसके बच्चे के लिए यह आदेश दिया कि उन्हें दिल्ली ले जाया जाए, लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही बादशाह औरंगजेब ने जसवंत सिंह का जो बड़ा भाई था अमर सिंह, उसके पुत्र इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि बादशाह के द्वारा जसवंत सिंह के पुत्र के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया। जब दुर्गादास राठौर और अन्य जो राठौर जो सरदार थे उनको जब इस चीज का पता चला तो उन्होंने बादशाह से मारवाड़ का टीका देने को कहा। तो इसके पश्चात भीमसेन के अनुसार बादशाह ने कहा कि यदि कुंवर अजीत सिंह इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे तो उनको मारवाड़ का राज्य दे दिया जाएगा, लेकिन इसे राठौड़ों ने अपने मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। इस तरह से अब मुगलों और राठौड़ों में या राजपूतों में संघर्ष आरंभ हो गया। रघुनाथ भाटी लगभग 100 राजपूतों के साथ शाही सैनिकों पर टूट पड़ा या उसके द्वारा आक्रमण को आरंभ कर दिया गया। इसी बीच दुर्गादास ने रानियों और बच्चे को लेकर वह निकल गया और इस काम में रघुनाथ भाटी ने उसकी बहुत मदद की।
मुगलों ने जब रानियों को और अजीत सिंह के को साथ ले जाने वाले राठौड़ सैनिकों का पीछा किया तो रणछोड़ दास जोधा कुछ सैनिकों के साथ मुड़कर रुक गया, जिससे कि दुर्गा दास को कुछ समय मिल सके। और इस तरह से दुर्गा दास ने अपने 40 सैनिकों के साथ रानियों और वह बच्चे को मारवाड़ की तरफ रवाना कर दिया और स्वयं मुगलों से भिड़ गया। और एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि दुर्गादास अजीत सिंह को मारवाड़ पहुंचाने में सफल हुआ। इस प्रकार से जो औरंगजेब को इस मामले में जो असफलता मिली थी, उसको छिपाने के लिए औरंगजेब ने दिल्ली से एक बच्चे को अपने पास रखा, उसका नाम मोहम्मद रखा और उसको उसने अजीत सिंह बताया। और जिस बच्चे को लेकर दुर्गादास मारवाड़ पहुंचा था, उसको उसने जाली घोषित कर दिया। इधर मारवाड़ में अजीत सिंह के आने से राठौड़ों में बहुत ज्यादा उत्साह फैल गया और इस खुशी में उन्होंने जगह जगह शाही अधिकारियों को खदेड़ा। स्थिति जब गंभीर हो गई तो सम्राट स्वयं अजमेर गया और उसने अपने पुत्र को एक विशाल सेना के साथ मारवाड़ पर पुनः अधिकार करने के लिए भेजा। यद्यपि राठौड़ों ने मुगल सेना का साहस और वीरता से मुकाबला तो किया, लेकिन वो विशाल मुगल सेना का सामना नहीं कर सके और शीघ्र ही मारवाड़ के जो प्रमुख नगर थे उन पर शाही सेना का अधिकार हो गया। उन्होंने इन नगरों को लूटा और मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन वो राठौड़ों को नतमस्तक करने में सफल नहीं हुए और ना ही वो अजीत सिंह को पकड़ पाए। राठौड़ों ने जब अपने नगरों और गांवों को छोड़कर अब यह तय किया कि वो जंगलों में और पहाड़ों में छिपकर युद्ध को जारी रखेंगे। इसी बीच एक मुख्य घटना हुई कि नवंबर 1679 में मेवाड़ ने खुलेआम अजीत सिंह का पक्ष लिया और अब मेवाड़ और मारवाड़ ने सम्मिलित रूप से मुगलों का विरोध करने के लिए युद्ध छेड़ दिया था। औरंगजेब ने अपने चौथे पुत्र अकबर को राजपूतों को परास्त करने या मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए भेजा। राजपूतों ने कूटनीति से काम लिया इस समय, क्योंकि राजपूतों को यह पता था कि मुगल सेना की तुलना में उनके जो साधन है वो सीमित है। इसलिए राजपूतों ने सबसे पहले शहजादे मुअज्जम को भड़काकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, लेकिन जब इसमें सफलता उनको नहीं मिली तो उन्होंने शहजादे अकबर को उकसाया कि बादशाह की गलत नीतियों के कारण ही जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं और मुगल साम्राज्य के हित में होगा कि बादशाह को हटाकर अकबर स्वयं सम्राट बन जाए। इधर अकबर स्वयं भी राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था और उसने अपने पिता की जो धर्मांधता की जो नीति चल रही थी वह उसके विरुद्ध था। जब राणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने उसके सामने भारत का बादशाह बनने में और मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेना की सहायता का वचन दिया, तो वह अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। परंतु इसी बीच अक्टूबर 1680 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई और इस कारण से न केवल इस योजना को क्रियान्वित करने में कुछ महीने की देरी हो गई, बल्कि राजपूत जो शक्ति है उसको भी थोड़ा आघात लगा। राणा राज सिंह का पुत्र जयसिंह मेवाड़ का नया राणा बना और जो ही नए राणा ने अपनी सेना अकबर की सेवा में भेजने की उसने स्वीकृति दे दी, वैसे ही अकबर ने 4 मुस्लिम उलेमाओं द्वारा हस्तांतरित एक फतवा लिखवाया और जिसमें लिखा था कि औरंगजेब ने कुरान के नियमों का उल्लंघन किया है, इस कारण वह राजगद्दी से वंचित हो गया है। इसके बाद अकबर ने 1 जनवरी 1681 को अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। अब राजपूत सेनाओं को लेकर अकबर अजमेर की ओर बढ़ा, जहां बादशाह ठहरा हुआ था, ताकि उसे हराकर कैद किया जा सके। बादशाह को 7 जनवरी को अकबर के विद्रोह का समाचार मिला तो वह अचंभित रह गया, क्योंकि उस समय अजमेर में उसके पास कुल मिलाकर 10,000 से अधिक सैनिक नहीं थे। इस समय यदि अकबर शीघ्र अजमेर पहुंच जाता तो बादशाह को गिरफ्तार करने में उसको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन चूंकि अकबर बहुत ही विलासिता प्रवृत्ति का था, इसलिए अब औरंगजेब ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया और उसने 105 मील के रास्ते को तय करने में 15 दिन लगा दिए थे। कहने का तात्पर्य है कि अगर
अकबर ने इस समय विलासिता की नीति को छोड़ दिया होता तो वो इस समय औरंगजेब को कैद कर सकता था या गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उसने इस काम में देरी की। उधर बादशाह ने शहजादे मुअज्जम आजम और अन्य सरदारों की सेना सही उनको शीघ्र अजमेर आने के लिए लिखा। इस प्रकार 13 जनवरी तक बादशाह की स्थिति सुदृढ़ हो गई और वह सेना के साथ लेकर अजमेर से 6 मील दोराई नामक स्थान पर अकबर का मुकाबला करने के लिए पहुंच गया। अब औरंगजेब ने अकबर के साथ के मुगल सरदारों को अपनी तरफ करने के लिए कूटनीति से काम लिया और उसने 15 जनवरी की रात को अकबर का जो मुख्य सलाहकार था तहब्बूर खां को उसके परिवार को, जो इस समय औरंगजेब के डेरे में ही था, कत्ल करने का भय दिखाकर उसके ससुर इनायत खां के माध्यम से औरंगजेब के डेरे में बुलाया और वहां उनका कत्ल कर दिया गया। इसी रात बादशाह ने अकबर के नाम भी एक पत्र लिखा और दुर्गादास के खेमे के पास डलवा दिया, जिसमें बादशाह ने लिखा कि शाबाश बेटे, तुम राजपूतों को बहला फुसलाकर यहाँ ले आए हो। अब सुबह युद्ध होगा, मैं आगे से और तुम पीछे से राजपूतों पर आक्रमण करना जिससे कि वो नष्ट हो जाए। दुर्गादास को जब यह पत्र मिलते ही वह तुरंत अकबर को इसको दिखाने के लिए ले गया। लेकिन इस समय अकबर सो रहा था और उसकी कड़ी हिदायत थी कि उसे किसी भी स्थिति में नहीं जगाया जाए। इससे दुर्गादास बिना मिले ही वापस आ गया और बाद में तहब्बूर खां से मिलने गया, लेकिन वह भी पहले से ही औरंगजेब के खेमे में चला गया था। इसलिए राजपूतों को यह संशय और भी बढ़ गया कि और वो अपने खेमे को दूर ले गए। अकबर की सेना के बहुत से सैनिक भी उसे छोड़कर औरंगजेब की सेना में मिल गए थे और जब अकबर सुबह उठा तो उसे केवल 350 घुड़सवार ही बचे हुए अपने पास मिले। इस तरह से अकबर की औरंगजेब की जो चाल है वो सफल हो गई और अकबर को अपने पिता से इस समय क्षमा प्राप्त होने की कोई भी योजना दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए अब वो राजपूतों की ओर भागा। जब दुर्गादास को यह पता चला कि जो पत्र था वो जाली है और उसने अपने चरित्र के अनुकूल अकबर को अपने संरक्षण में रखा और राजपूताना पर और खानदेश की जो खतरनाक यात्रा करके उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास पहुंचा दिया, क्योंकि अकबर सिर्फ मराठों के पास ही सुरक्षित रह सकता था, जबकि दूसरों के पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो मुगल सम्राट के विरुद्ध अकबर को आश्रय दे सके। इसके अलावा अकबर को संभाजी के पास जाने की यह भी संभावना थी कि वह मराठों से मिलकर वह राजपूतों की सहायता से वापस अपना राज्य प्राप्त कर सकेगा। इधर अकबर के मराठों के पास जाने से मेवाड़ मारवाड़ पर मुगल दबाव कम होना निश्चित था और यह संभावित था कि बादशाह दक्षिण में इस नए खतरे का सामना करने के लिए या तो स्वयं दक्षिण आएगा या फिर सेना का एक बहुत बड़ा भाग दक्षिण भेजेगा। इसमें दुर्गादास की जो दूरदर्शिता है वो निहित थी और संभाजी ने अकबर को संरक्षण तो दे दिया परंतु उसे पर्याप्त सैनिक सहायता नहीं दी थी। अतः अकबर संभाजी के पास अधिक नहीं रहकर फारस चला गया, जहां उसको शाह ने उसे शरण दे दी और वहीं रहते हुए 1704 में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं किस तरह से मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हुई। इस तरह से जो अकबर का विद्रोह है वो सफल नहीं हुआ, परंतु इससे मेवाड़ बच गया। औरंगजेब को मेवाड़ से तत्काल सेनाएं अजमेर बुलानी पड़ी और अकबर के संभाजी से मिल जाने से बादशाह के लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। बादशाह का ध्यान इस नए खतरे की ओर अधिक हो गया, तो इससे पहले कि अकबर मराठों से मिलकर राज्य के लिए संकट पैदा करे, बादशाह ने मेवाड़ का जो राणा है उससे संधि करना इस समय उचित समझा। उधर नए राणा जयसिंह ने न तो अपने पिता की भांति शौर्य था और न ही प्रतिभा थी, इसलिए वह भी संधि के लिए तैयार हो गया और इस तरह से 24 जून 1681 को मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई, जिसकी मुख्य जो शर्तें थी वो इस तरह से कि राणा ने जजिया के बदले में मेवाड़ के पुर और बदनौर के जो परगने हैं वो मुगलों को देना स्वीकार कर लिया। दूसरा, मुगल सेनाएं मेवाड़ से हटा ली जाएंगी। तीसरा, राणा जयसिंह को 5000 का मनसब दिया गया और उसके भाई भीमसेन को शाही सेवा में ले लिया गया।
अब बात करते हैं मारवाड़ के साथ किस तरह से 30 साल तक मुगलों का संघर्ष चला। यद्यपि मेवाड़ ने मुगलों से संधि करके मारवाड़ का साथ छोड़ दिया था, लेकिन मारवाड़ ने अभी भी साहस नहीं छोड़ा था और उसने युद्ध को जारी रखा था। राठौड़ लोगों को निश्चय यह था कि जब तक अजीत सिंह को अपने पिता का सिंहासन नहीं बैठा दिया जाएगा, जब तक वो शांति से नहीं रहेंगे। और इसी तरह से अगले 28 वर्ष तक वो युद्ध यह चलता रहा और मेवाड़ में इस समय सदैव ही अकाल ही रहा और एक प्रकार से इन वर्षों में अकाल और से पूरी तरह से जो मारवाड़ की जो जमीन है वो पूरी तरह से निर्जल बन गई थी। डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने राठौड़ों और मुगलों के बीच लड़े गए इस 30 वर्षीय युद्ध को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है 1681 से 1687 तक, जब यह जन संघर्ष था, क्योंकि इस समय अजीत सिंह बच्चा था और उसका जातीय नेता दुर्गादास अकबर को पहुंचाने महाराष्ट्र में गया हुआ था। अपने अपने नेताओं के नेतृत्व में राठौड़ राजपूत लड़ते रहे, जिस कारण मुगल अधिकारियों को नियमित शासन स्थापित करने के लिए ना तो समय मिल पाया और ना ही कभी विश्राम। राठौड़ सरदार छापामार युद्ध पद्धति से लगातार मुगलों को तंग करते थे। दूसरा जो काल था वो 1687 से 1701 तक था। इस समय में दुर्गादास दक्षिण से लौट आया था और अजीत सिंह, जिसे अभी तक अज्ञातवास में ही रखा गया था, कुछ बड़ा हो गया था। तब संग्राम का दूसरा दौर चला और इन दोनों के नेतृत्व में राजपूतों ने कई बार मुगलों के विरुद्ध विजय प्राप्त की, लेकिन मुगलों को अपनी भूमि से वो नहीं निकाल पाए। मारवाड़ का जो सूबेदार था सुजात खां ने आतंकित होकर राठौड़ों से गुप्त समझौता कर लिया और उन्हें चौथाई आय देना स्वीकार किया। बादशाह ने भी दक्षिण के युद्धों की गंभीरता को समझकर दुर्गादास से संधि कर ली और दुर्गादास ने शहजादे अकबर की पुत्री सफिया तुनिसा तथा पुत्र बुलंद अख्तर को सम्राट के सुपुर्द कर दिया। बादशाह ने इसके बदले दुर्गादास को 3000 का मनसब और गुजरात में पाटन की फौजदारी प्रदान कर दी। अजीत सिंह को भी जालौर, सांचौर और सिवाना के परगने दे दिए गए, परंतु मारवाड़ का राज उसे नहीं लौटाया गया। इस संग्राम का जो तीसरा दौर है वो 1701 से 1707 तक चला और इसमें शहजादा आजम के दुर्व्यवहार के कारण दुर्गादास और अजीत सिंह ने पुनः विद्रोह कर दिया और इस काल में घोर रक्तपात हुआ। मारवाड़ में दुर्गादास के नेतृत्व में राजपूतों ने वैसा ही युद्ध किया जैसे संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने दक्षिण में किया था। लेकिन इसी बीच 1707 में औरंगजेब की मृत्यु की खबर आई तो अजीत सिंह ने मुगलों को मारवाड़ से भगाकर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस तरह से मुगल सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और जिस सिद्धांत के लिए दुर्गादास और राठौड़ों ने युद्ध किया वो पूरी तरह से सफल हुआ। इस प्रकार से अगर हम औरंगजेब की राजपूत नीति की समीक्षा करें तो औरंगजेब की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के लिए हानिकारक ही सिद्ध हुई, क्योंकि इस तरह से मुगलों और राजपूतों के बीच अनावश्यक युद्ध हुआ जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। साथ में ही इससे मुगल सरकार को काफी आर्थिक और सैनिक हानि उठानी पड़ी थी। साथ में ही इससे पहले अकबर के समय से ही राठौड़ या राजपूत मुगल साम्राज्य के आधार स्तंभ माने जाते थे और उनमें अब मुगल बादशाह के इरादों के प्रति अब संदेह के भाव पैदा हो गए थे। दक्षिण के जो लंबे और महत्वपूर्ण युद्धों में जो अंत में मुगल साम्राज्य के भाग्य के निर्णायक बने, बादशाह को कम से कम राठौड़ या राजपूत सैनिकों की सेवाएं प्राप्त नहीं हो सकी, उल्टा मारवाड़ से युद्ध करने के लिए उसे सैनिक शक्ति भी लगानी पड़ी। यदि औरंगजेब अपने पूर्वजों की राजपूतों के प्रति उदार नीति का अवलंबन करता तो उसे राजपूतों का सहयोग प्राप्त होता। साथ में ये जो सहयोग है ये दक्षिण के युद्धों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता था, लेकिन औरंगजेब अपनी संकीर्ण और धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण राजपूतों से वह सहयोग प्राप्त करने में असफल रहा। इसलिए राजपूतों से शत्रुता मोल लेना औरंगजेब ने अपनी विवेकहीनता का ही परिचय दिया।
राजपूतों से लंबा संघर्ष के बाद उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ये उसके राजपूतों के चरित्र को वह पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया। जैसा कि उसने मराठों को समझने में जो भूल की थी, वही उसने राजपूतों को समझने में भूल की, और यह भूल उसके लिए उसको बहुत हानिकारक सिद्ध हुई, और यही भूल उसकी मुगल साम्राज्य के पतन का भी एक मुख्य कारण बनी। तो अगर राजपूत चूंकि अकबर के समय से ही मुगलों के सहयोगी बने हुए थे, उनको सहयोगी के रूप में ही औरंगजेब देखता, तो ये इन राजपूतों की सहयोग से औरंगजेब दक्षिण को जीत सकता था, या दक्षिण पर विजय प्राप्त कर सकता था, या दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में रख सकता था। लेकिन राजपूतों को उसने अपना शत्रु बनाकर इस तरह से एक दूरदर्शितापूर्ण जो नीति होती है, उसको वह अपनाने में पूरी तरह से असफल रहा।